A very good morning to all of you students। आज हम मनु के राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में बात करेंगे। मनु के राज्य की उत्पत्ति और राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, पूर्व की क्लास में बात कर चुके हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे मनु के राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में। मनु ने राज्य के कार्यक्षेत्र का बहुत ही व्यवस्थित विवेचन किया है। राज्य के दायित्वों में मनु ने प्रजारक्षण, प्रजारंजन एवं धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह को बहुत महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने कहा है कि प्रजारंजन की परिधि में राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं मनुस्मृति के अनुसार राज्य के जो कार्य हैं उनके बारे में। सबसे पहले मनु बात करते हैं प्रजारक्षण की। प्रजारक्षण को राजा का प्रमुख कर्तव्य मानते हुए मनु ने इसे राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार माना है। मनु राज्य में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से प्रजा की रक्षा को अति आवश्यक मानते हैं। मनु का मत है कि दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है एवं राज्य में अनाचार, व्यभिचार, चोरी, डाका आदि को समाप्त किया जा सकता है। आंतरिक अपराधियों व समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा के साथ ही बाह्य आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करना भी राजा का एक अति महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। लेकिन मनु ने ये कहा है कि जब बहुत आवश्यक हो जाए और राजा के पास में और किसी भी तरह का आश्रय ना रहे, ऐसी परिस्थिति में राजा को युद्ध करने का परामर्श दिया है और उन्होंने कहा है कि युद्ध के आवश्यक होने पर भी शासक तभी युद्ध करेगा जबकि उससे प्रजा को न्यूनतम हानि होने की संभावना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि आंतरिक दृष्टि से अपराधियों एवं समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा और बाह्य आक्रमणों से प्रजा की रक्षा को मनु ने राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व कर्तव्य माना है। दूसरी बात है लोक कल्याण या प्रजारंजन। मनु ने लोक कल्याण को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रजा के हित के लिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की स्थापना को महत्वपूर्ण माना है। मनु ने राज्य का कर्तव्य बताया है कि वह अप्राप्त धन व भूमि को प्राप्त करे, जो प्राप्त हो उसकी रक्षा करे, जो रक्षित है उसकी हर संभव प्रयास से वृद्धि करे और होने वाली अभिवृद्धि को सुपात्रों में वितरित कर दे। इस मनु ने शासक को परामर्श दिया है कि वह समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करे, विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुओं के लिए प्रजा को समयबद्ध पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है उसका ध्यान रखे। मनु का मानना है कि समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार अनुदान देना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है। ब्राह्मण को राजकीय अनुदान प्रदान किया जाना मनु विशिष्टता आवश्यक मानते हैं ताकि ब्राह्मण वर्ग अपने जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त होकर अपनी समस्त बौद्धिक व आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग संपूर्ण समाज के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए कर सके। मनु का कहना है कि जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण ज्ञान के आदान प्रदान का कार्य करते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करने वाले व्यक्ति को इस रोजी रोटी से मुक्त रखा जाना चाहिए और राजा का कर्तव्य है कि राजा उनके सारे दायित्वों की पूर्ति करे ताकि वो बिल्कुल निश्चित होकर के फ्री होकर के राज्य की कल्याण के लिए कार्य कर सके। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की। मनु के अनुसार व्यक्ति के जीवन में अर्थ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मनु ने प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है राजा प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे तथा संपत्ति व समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा करे, प्रजा पर करों का अनावश्यक बोझ न डालें, व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक अपराधों जैसे मिलावट, अधिक मूल्य लेना, कम तोड़ना आदि से प्रजा की रक्षा करें। इस प्रकार मनु एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जिसमें व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से संचालित करते हुए राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रकार के करों की बात भी की गई है। आगे हम बात करते हैं
सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन की। मनु ने सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह व नियमन राज्य का अनिवार्य दायित्व माना है। उनका कहना है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समाज के प्रत्येक वर्ग के सदस्य के लिए निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे तथा समाज के सभी वर्गों व आश्रमों की रक्षा करे। मनु कहते हैं कि व्यक्तियों के द्वारा स्वधर्म पालन आवश्यक होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से समाज में धर्म की संस्थापना व वर्ण व्यवस्था का निर्वाह हो सकेगा। मनु ने राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य माना है कि वह दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से समाज में समस्त व्यक्तियों को स्वधर्म पालन हेतु बाध्य करे, जिससे समाज की वर्ण संकरता से रक्षा की जा सके। इसी के साथ मनु न्याय की व्यवस्था की बात करते हैं। मनु के अनुसार नीति व धर्म पर आधारित न्याय को मत्स्य न्याय की तुलना में प्रतिष्ठित करना राज्य का परम कर्तव्य है। यदि राज्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो शक्तिशाली लोग कमज़ोर लोगों को दबा देंगे, समाज में उचित अनुचित का भेद समाप्त हो जाएगा एवं सर्वत्र अन्याय व्याप्त हो जाएगा। मनु के अनुसार राज्य आचरण के धर्म सम्मत मानदंडों के अनुसार अनुपालन को सुनिश्चित कर समाज में न्याय को प्रतिष्ठित करता है। मनु स्वीकार करते हैं कि मनुष्यों में उच्च श्रृंखलता की प्रवृत्ति हो सकती है, अतः ऐसे व्यक्तियों को दंड दिया जाना चाहिए। दंड का भय ही व्यक्तियों को न्याय और कर्तव्य के पथ पर सुदृढ़ रख सकता है। और मनु के अनुसार राज्य इस दायित्व के समुचित पालन के द्वारा समस्त व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना का संचार करता है, क्योंकि यदि राज्य अपने दायित्व को नहीं निभाए तो ऐसी स्थिति में शक्तिशाली लोग कमज़ोर व्यक्तियों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं, उन्हें परेशान कर सकते हैं और समाज में उचित अनुचित का भेद भी समाप्त हो सकता है। इस प्रकार अन्याय व्याप्त हो सकता है। तो मनु का कहना यह है कि राज्य आचरण के धर्म संपत्ति मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करके समाज में न्याय को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। प्रशासनिक प्रणाली के निर्वाह में मनु ने कहा है कि राज्य की दायित्व की पूर्ति के लिए एक प्रशिक्षित और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य होती है और राजा को परामर्श दिया जाता है या मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रशासनिक व्यवस्था के कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण बनाए रखे एवं उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने हेतु तत्पर रखे। साथ ही राजा का यह भी दायित्व है कि वह प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोके। इस प्रकार मतलब एक सुगठित प्रशासनिक व्यवस्था जब होगी तो राज्य में सुशासन की स्थापना भी होगी। अब मनु परराष्ट्र संबंधों के निर्वाह के बारे में बात करते हैं। परराष्ट्र संबंधों को राज्य का प्रमुख कर्तव्य मानते हुए मनु ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सतर्कतापूर्वक संचालन कर शासक प्रजा को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रख पाता है, लेकिन इसके साथ ही मनु राजा को अनावश्यक युद्धों में न उलझने का परामर्श देता है। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन में मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति तथा उपायों का विवेक सम्मत पालन करने को कहा है। मनुस्मृति में राज्य के दायित्वों की व्यापक विवेचन किया गया है। उससे ये स्पष्ट होता है कि मनु राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का समर्थन करते हैं और इस प्रकार मनु सैद्धांतिक रूप से राज्य को जनता के कल्याण के प्रति समर्पित बताकर उसके लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों राज्य की संप्रभुता के आधार के बारे में। तो राज्य की संप्रभुता का आधार धर्म व दंड को माना गया है। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मानदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। धर्म से मनु का तात्पर्य नैतिक मूल्यों, सदाचार के शाश्वत सिद्धांतों, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियमों, प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के सकारात्मक दायित्वों तथा शासकीय शक्ति का प्रयोग करते समय शासक द्वारा अपेक्षित मर्यादाओं का पालन आदि को सम्मिलित किया गया है। लेकिन धर्म के नैतिक बल को
व्यवहार में लागू करने के लिए भौतिक अवलंबन को आवश्यक माना है। दंड वह भौतिक शक्ति है जो धर्म को बाध्यकारी रूप से लागू करवाता है। मनु ने दंड में 3 तत्वों को सम्मिलित किया है। नैतिक प्रयोजन अर्थात जिसके लिए दंड का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है। एक प्राधिकृत निकाय अर्थात जो नैतिक प्रयोजन के लिए दंड के प्रयोग के लिए अधिकृत हो। अनुलंघनीयता अर्थात भौतिक बल, मात्रा व प्रभाव में इतना हो जिसे कोई भी व्यक्ति चुनौती देने में सक्षम ना हो। इस प्रकार मनुस्मृति में राजा को दंड का स्वामी माना गया है और दंड को सर्वोपरि सत्ता माना गया है। राजा दंड का प्रयोग धर्म के अधीन रहकर ही कर सकता है। दंड का अनुचित प्रयोग राजा को भी नष्ट कर सकता है। मतलब राजा के द्वारा जो दंड का प्रयोग किया जाता है वह धर्मानुसार किया जाना चाहिए, व्यक्तियों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, व्यक्तियों को परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं राजा के व्यक्तिगत गुणों की। जो राजा के व्यक्तिगत गुण है, राजा के व्यक्तिगत गुण में मनु के अनुसार राज्य के अत्यंत जटिल और व्यापक दायित्वों के निर्वाह के लिए राजा को आवश्यक क्षमताओं एवं योग्यताओं से विभूषित होना चाहिए। मनु के अनुसार राजा के नैतिक गुणों में विनयशीलता और इंद्रिय नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में प्रजा शासकीय आदेशों की अवहेलना कर सकती है। शासक की कार्यकुशलता के लिए मनु ने शूरवीरता, पराक्रम, बलशाली, चातुर्य तथा समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को मृदु एवं कठोर बनाने की क्षमता को इसमें शामिल किया है। इसके अतिरिक्त मनु ने राजा को कुछ अवगुणों से दूर रहने के लिए भी कहा है। मनु का कहना है कि राजा को मृगया, जुआ, दिन में शयन, परनिंदा, स्त्री में अत्यधिक आसक्ति, मद्यपान, नाच गान में आसक्ति आदि 10 व्यसनों को काम जनित बताते हुए इनसे बचाव की सलाह दी है। मनु ने चुगलखोरी, दुस्साहस, क्रोध, ईर्ष्या, द्रोह, परधन, अपहरण, कटुवचन, कठोरता आदि को भी क्रोधजन्य दोष बताते हुए इनसे बचने की सलाह देते हैं। और उनका कहना ये है कि राजा को एक संयमित जीवन का आचरण करना चाहिए। राजा की एक संयमित दिनचर्या होती है, उस संयमित दिनचर्या का प्रयोग करते हुए राजा को आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं राजा या शासक पर नियंत्रण। राजा या शासक पर नियंत्रण में मनु ने शासन की निरंकुशता के विचार का कदापि समर्थन नहीं किया है। मनु ने अनेक सैद्धांतिक, संस्थागत व व्यवहारिक उपायों से शासक की शक्तियों को नियंत्रित करने की बात की है। मनुस्मृति में शासक पर नियंत्रण करने के लिए जिन उपायों का वर्णन किया है उन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है नैतिक व सैद्धांतिक नियंत्रण और दूसरा है संस्थागत नियंत्रण। शासक पर नैतिक व सैद्धांतिक नियंत्रण में मनु कहते हैं मनु का कहना है कि लौकिक आचरण में धर्म के पालन के द्वारा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के परम लक्ष्य को अर्जित कर सकता है तथा मृत्यु के उपरांत भी धर्म ही व्यक्ति के साथ चलता है और वह ही उसे मोक्ष दिलाता है। अतः व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं चाहिए, बल्कि मनु ने राजा को धर्म के अधीन रखा है और धर्म के अधीन रखते हुए उसके कर्तव्यों को राजधर्म बताया है। मनु ने कहा है कि अगर राजा राजधर्म की उपेक्षा करता है, अवहेलना करता है, तो वह देवत्व से गिर जाता है। मतलब उसमें जो दैवीय अंश है, जो दिव्यता का गुण है, वो दिव्यता का गुण उसका समाप्त हो जाता है। मनु ने राजा से अपेक्षा की है कि वह व्यक्ति के जीवन के चारों पुरुषार्थों का प्रयोजन समझे और आलस्य रहित होकर सदैव इनका पालन करने हेतु तत्पर रहे। मनु ने 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति को राजा का परम कर्तव्य माना है। इस प्रकार शासक पर नैतिक नियंत्रणों की व्यवस्था करके उसकी स्वेच्छाचारिता पर मनु ने अंकुश लगाया है तथा उसे जनहित के कार्य हेतु प्रतिबंधित किया है। दंड नीति व न्याय व्यवस्था। मनु के अनुसार दंड ही समस्त प्रजा का
प्रशासन करता है। जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है। चोर दंड के भय से चोरी नहीं करते हैं। धार्मिक कार्यों का संपादन भी दंड के भय से ही किया जाता है। अतः मनु ने दंड को धर्म माना है। मनु ने कहा है कि राजा को दंड का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं करना चाहिए। यदि शासक ऐसा करता है तो दंड राजा को ही खत्म कर देता है। इस प्रकार मनुस्मृति में वर्णित न्याय व दंड नीति को शासक पर नियंत्रण का उचित माध्यम माना जाता है। अब हम बात करते हैं शासक पर संस्थागत नियंत्रण की। शासक पर संस्थागत नियंत्रण में मंत्रिपरिषद का नियंत्रण होता है। मनु ने कहा है कि शासक के लिए मंत्रियों व शासकीय अधिकारियों से मंत्रणा करना, उनसे मतलब किसी भी कार्य के बारे में सलाह लेना अत्यधिक आवश्यक होता है। मनु के अनुसार राजा को दूसरे राज्यों में दूत भेजने, भेजे गए दूतों पर निगाह रखने तथा दूसरे दूतों की नियुक्ति करने आदि विषयों पर मंत्रियों से उचित और समयानुसार परामर्श लेना चाहिए। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के नियंत्रण से राजा स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से मनु ने राष्ट्र के प्रशासन के लिए उसका छोटी छोटी इकाइयों में विभाजन किया है और शासकीय शक्ति को पूरी तरह से विकेंद्रित किया है। मनु की मान्यता है कि शासक की शक्तियों एवं कर्तव्यों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से शासक की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी अंकुश रखा जा सकता है। इस प्रकार मनु ने राजा को नैतिक एवं संस्थागत नियंत्रण के अधीन रखकर स्वेच्छाचारी होने से रोकने का प्रयत्न किया है। उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति की रचना है वो बहुत पहले हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मनु ने अपने राज्य में एक सुनियोजित व्यवस्था की बात की है, जिसमें राजा स्वेच्छाचारी नहीं है, राजा दिव्यता लिए हुए है, राजा में बहुत सारे गुण हैं और राजा स्वयं नहीं है। राजा को जो विभिन्न देवता हैं, उन देवताओं ने अपने सारभूत नित्य अंश से राजा की सृष्टि की है, राजा की रचना की है। तो ऐसी परिस्थिति में राजा के धर्म के विपरीत आचरण करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन फिर भी यदि कभी कोई राजा धर्म के विपरीत आचरण करता है तो उस पर प्रजा का नियंत्रण होता है, उस पर धर्म का नियंत्रण होता है, उस पर मंत्रिपरिषद का नियंत्रण होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि राजा विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों के साथ कार्य करता है और वह प्रजा के रक्षण के लिए, प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के हित हेतु कार्य करने के लिए बाध्य है। इस मनु के वर्णन में मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है, इसमें अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग किसी भी माध्यम से या तो मुझे फ़ोन करके या मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज डाल के अपनी क्वेरीज़ को क्लियर कर सकते हैं। मनु पूरा पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को इसका असाइनमेंट भी दूंगी। असाइनमेंट आप लोग तब कर पाएंगे जब आप मेरी वीडियो को सुनेंगे, जब आप इस मैटर को पूरा पढ़ लेंगे, इस चैप्टर को, तब आप असाइनमेंट कर पाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ने की आदत आप लोग इस प्रकार से डालें कि आप लोगों को पहले रीडिंग लगानी है अपने बुक के चैप्टर की, फिर वीडियो को सुनना है और उसके बाद आप लोगों को अपना असाइनमेंट देना है। धन्यवाद।